प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विश्व में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास की चर्चा की थी और उसमें देखा था कि किस तरह विश्व में जनसंख्या जो वृद्धि है उसमें परिवर्तन होता रहा। तो उसमें हमने देखा कि जब कृषि की शुरुआत की गई, अर्थात जब मानव स्थायी रूप से कृषि करने लगा, उससे पहले जनसंख्या बहुत कम थी और कृषि के बाद में जैसे ही अधिक उत्पादन होने लगा अनाज में, तो जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। उसके बाद में औद्योगिक क्रांति की जब शुरुआत हुई तो औद्योगिक क्रांति के बाद में जनसंख्या में है बहुत तेज़ी से वृद्धि होने लगी। तो इसी क्रम में आज हम ये देखेंगे कि जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसको जो नियंत्रित करने वाले मुख्य कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या जो वृद्धि दर है इसको प्रभावित करने वाले मुख्यतः 3 कारक हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। किसी क्षेत्र में जन्म दर कितनी है, उसकी तुलना में मृत्यु दर कितनी है, और उस क्षेत्र में प्रवास के जो प्रभाव हैं, अर्थात कितने लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, प्रवास कर गए, या कितने उस स्थान पर अन्य स्थानों से आ गए जो अप्रवासी कहलाते हैं। तो ये 3 कारक हैं, ये जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर को। तो जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारकों में जो है उनमें जनांकीय कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक और राजनीतिक, ये कुछ मुख्य कारक हैं जो किसी भी क्षेत्र या देश की जनसंख्या की जन्म दर को प्रभावित करते हैं। तो जनांकीय कारकों में है आयु, यौन संगठन, अर्थात किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में कितनी जो वर्ष के आयु के लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, अर्थात बालकों की संख्या कितनी है, युवा जनसंख्या की संख्या कितनी है, या जो प्रौढ़ जनसंख्या है उसका अनुपात कितना है, या वृद्ध जनसंख्या है उसका अनुपात कितना है। तो जिस क्षेत्र की जनसंख्या में उत्पादक आयु वर्ग का अनुपात अधिक होगा, उत्पादक आयु का मतलब जो जनन क्षमता धारण करते हैं या जिनमें जनन क्षमता के गुण होते हैं, जैसा कि स्त्रियों में है उनमें 15 से लेकर 49 वर्ष की जो आयु है इसमें उनमें जनन क्षमता होती है या उत्पादकता या उर्वरता अधिक होती है, और इसी काल में महिलाओं में जो है बच्चे अधिक होते हैं या गर्भ धारण करने की क्षमता होती है। तो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में किस आयु वर्ग का अनुपात कितना है वो उस क्षेत्र की जनसंख्या में जन्म दर को प्रभावित करेंगे। इसके अलावा महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है यह भी किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसकी जन्म दर को प्रभावित करेंगे। तो अगर महिलाएं आर्थिक दृष्टि से सक्षम होंगी तो उनमें जो है बच्चे कम होंगे और जो है जन्म दर भी प्रभावित होगी, क्योंकि जो व्यवसायी महिलाएं हैं या जो रोजगार प्राप्त महिलाएं हैं वो बड़े परिवार की विरोधी रहती हैं। इसलिए महिलाओं की आर्थिक स्थिति है ये एक बड़ा प्रभाव डालती है जन्म दर पर। तो जितनी जनसंख्या में महिलाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो स्वाभाविक है कि जन्म दर भी कम पाई जाएगी। तो ये कुछ मुख्य जनांकीय कारक हैं जो जन्म दर को प्रभावित करते हैं। सामाजिक कारकों की अगर बात करें तो सामाजिक कारकों में जो है विवाह की आयु। तो अगर भारत की बात करें तो यहाँ जो विवाह है ग्रामीण जो क्षेत्रों में है वो बहुत कम उम्र में कर दिया जाता है लड़के लड़कियों का, जिससे एक लंबे समय तक जो उनकी है विवाह की अवधि रहती है, जिसकी वजह से जो है जन्म दर भी प्रभावित होती है, क्योंकि अगर कम उम्र में विवाह हो जाएगा तो बच्चों की जो संख्या है वो भी अधिक देखने को मिलती है। साथ ही जो विवाह की अवधि है, अगर विवाह की अवधि लंबी रहती है लंबे समय तक तो भी बच्चों की संख्या जो अधिक देखने को मिलती है, तो ये भी जन्म दर को प्रभावित करते हैं। शिक्षा, तो सामाजिक कारकों में जो शिक्षा है और जो महिलाओं की आर्थिक स्थिति है ये एक बड़े फैक्टर हैं जो किसी भी स्थान की जन्म दर को प्रभावित करते हैं। तो जो पढ़ी लिखी महिला होगी वो बड़े परिवार
की विरोधी होगी, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वो बच्चों की संख्या कम रखना पसंद करेगी। एक सर्वेक्षण के दौरान ये पाया गया कि जो महिला जितनी पढ़ी लिखी है, अधिक पढ़ी लिखी जो महिला है उनमें बच्चों की संख्या कम है, कम पढ़ी लिखी जो महिला है उनमें बच्चों की संख्या अधिक है, और जो निरक्षर महिलाएं हैं उनमें बच्चों की संख्या और भी अधिक है। तो शिक्षा जो है वो जन्म दर को बहुत प्रभावित करती है। परिवार में प्रतिष्ठा, परंपरा, रीति रिवाज, तो ये कुछ ये सामाजिक जो कारक हैं, और ख़ासकर जो भारतीय समाज है यहाँ ऐसे ये कुछ कारक रहे हैं। जैसे कि अगर पहले की बात करें, आज से 20-25 वर्ष पहले या उससे भी और पहले, तो ये माना जाता था कि जो बड़ा परिवार है वो एक पूंजी है, इसलिए लोग बड़े परिवार को तवज्जो देते थे, इसलिए जन्म दर बड़े प्रभावित होती थी और यहाँ भारतीय समाज में जन्म दर अधिक थी। तो ये कुछ मुख्य सामाजिक कारक हैं जिनकी वजह से जन्म दर प्रभावित होती है। और साथ ही जो कुछ परंपराएं ऐसी हैं, अगर लड़के की जो चाह है इसकी वजह से भी जनसंख्या जो दर है वो बढ़ती है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के अगर लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं तो लड़के की चाह में वो एक तरह से बच्चों की संख्या अधिक होती जाती है। ऐसे जो कारक हैं ये आज भी हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। हालांकि जैसे जैसे शिक्षा में सुधार हो रहा है और महिलाओं की जो है आर्थिक स्थिति बढ़ रही है, रोज़गार में जो महिलाएं आ रही हैं, प्रशासन में जो महिलाएं आ रही हैं, तो एक तरह से इस जन्म दर को आने वाले समय में कम किया जा सकता है। तो ये कुछ सामाजिक कारक हैं जो जन्म दर को प्रभावित करते हैं। आर्थिक कारकों की अगर बात करें तो आर्थिक कारकों में है किसी भी क्षेत्र का जो विकास है वो किस तरह का है। अब यहाँ आर्थिक कारकों में विकास से तात्पर्य है कि वहाँ के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, या उनका जो जीवन स्तर है, और जो आहार है, जो भोजन है वो किस तरह का लेते हैं। तो अगर किसी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, अर्थात जीडीपी अधिक होगी और लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, रोजगार के साधन होंगे, शिक्षा की सुविधा होगी, तो संभवतः उनका जीवन स्तर अच्छा रहेगा। उनमें ये समझ रहेगी कि छोटा परिवार ही एक लाभदायक परिवार होता है। तो आर्थिक जो कारक हैं ये भी एक बड़े पैमाने पर जन्म दर को प्रभावित करते हैं। अन्य कारकों में है राजनीतिक कारक। तो राजनीतिक कारकों में मुख्यतः किसी भी क्षेत्र या किसी भी राज्य देश की जो स्थानीय नीतियां होती हैं, जैसे भारत की बात करें, यहाँ की जो सरकारी नीतियां हैं जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित, जिसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया, या अन्य जो हैं गर्भ निरोधक जो तरीके अपनाए गए हैं, वो सीधे सीधे जन्म दर को प्रभावित करते हैं। तो किसी भी सरकार की, जैसे चीन की जो सरकारी नीतियाँ थी पहले कि 2 बच्चों से अधिक बच्चे जो उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे ही अन्य जो देश हैं उनकी भी कुछ ऐसी नीतियाँ रही हैं जिनकी वजह से वहाँ की जनसंख्या दर प्रभावित हुई है। तो भारत में भी सरकारी नीतियों ने सरकारी स्तर पर और गैर सरकारी स्तर पर भी ऐसे प्रयास किए गए हैं। तो राजनीतिक जो कारकों में है ये सरकारी नीतियाँ आती हैं। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं जो किसी भी क्षेत्र की जन्म दर को प्रभावित करते हैं। अब इसी तरह जन्म दर के अलावा दूसरा मुख्य कारक है वो है मृत्यु दर, कि जन्म की तुलना में कितने लोग मरते हैं। तो प्रति 1000 जो जनसंख्या है उस पर मरने वालों की जो संख्या है वो मृत्यु दर है। तो मृत्यु दर को भी वही कारक प्रभावित कर रहे हैं जो जन्म दर को करते हैं। जो जनान के कारकों में आयु यौन संरचना है, जिसमें महिलाओं और जो पुरुषों की है वो संख्या देखी जाती है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है, किस आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी है। तो हमने ये देखा है कि जीवन प्रत्याशा है वो महिलाओं की थोड़ी अधिक होती है, औसत जीवन जीने की जो अवधि है वो पुरुषों में थोड़ी कम होती है। तो ये भी मृत्यु दर को प्रभावित करते हैं। नगरीकरण भी एक कुछ मुख्य कारक हैं जो मृत्यु दर को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा शिशु भ्रूण हत्या, अर्थात लड़के की चाह में जो है लड़की को मार देते हैं जन्म से पहले ही,
उसके भ्रूण की हत्या कर देते हैं। इसलिए जो है मृत्यु दर प्रभावित होती है, क्योंकि जो है लड़कियों की संख्या कम हो जाती है और 0 से 6 जो आयु है उसमें तो लड़कियों की संख्या बहुत कम है। दहेज प्रथा, क्योंकि लड़की को तो समाज में बोझ माना जाता है। तो ऐसी कुछ प्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं जिनकी वजह से मृत्यु दर प्रभावित होती है, जिससे समाज में जो अनुपात है पुरुष और स्त्रियों के बीच का, जो लिंगानुपात है वो बिगड़ जाता है। तो हमारे समाज में अगर बात करें तो खासकर भारत की बात करें तो उत्तरी भारत में लिंगानुपात कम है, और दक्षिणी भारत के कुछ जो क्षेत्र हैं या उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं जहाँ शिक्षा का विस्तार अधिक है, आर्थिक स्तर सही है, वहाँ लिंगानुपात सही पाया जाता है। आवास, पोषण, स्वच्छता। तो आवास का तात्पर्य यहाँ है अगर जो जिनका जीवन स्तर अच्छा है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, उनके आवास अच्छे होंगे, वहाँ स्वच्छता देखने को मिलेगी, उनको शुद्ध भोजन मिलेगा, सही पौष्टिक तत्व मिलेंगे, जिससे मृत्यु दर प्रभावित होती है। लेकिन जहाँ गंदगी होगी, स्वच्छता की जगह वहाँ जो है दूषित पर्यावरण मिलेगा, तो वो मृत्यु दर को बढ़ाने वाले कारक हैं। हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ जो बड़ी बड़ी स्लम हैं, गंदी बस्तियाँ हैं, तो वहाँ जो रहने लायक जो है पर्यावरण नहीं होता, तो वहाँ के जो हैं बच्चे हैं या जो बड़े हैं वो जीवन से संघर्ष करते हैं, उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे कारक रहे हैं। तो स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, जिससे मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। अगर पहले की बात करें तो अकाल, महामारियों की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अर्थात चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि होने से या सुविधाएं बढ़ने से मृत्यु दर भी प्रभावित हुई है। इसलिए जो है जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर में ज़्यादा गिरावट होने से जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। अन्य कारकों में आर्थिक कारक है, जिसमें हमने बात की कि जीवन स्तर, जिनका आर्थिक विकास अधिक होगा, लोगों के पास रोजगार के साधन होंगे, तो उनका जीवन स्तर भी, उनकी जीवन प्रत्याशा भी सही रहेगी, उनको मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनकी आपूर्ति बराबर रहेगी। तो ये कुछ ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से मृत्यु दर भी प्रभावित होती है। राजनीतिक कारकों में युद्ध, अगर अपन देखते हैं आज भी कई देशों में जो है खींचातान चली रहती है, तो युद्ध भी मृत्यु दर को प्रभावित करते हैं। अगर युद्ध हो जाए तो आज तो सभी देश हैं लगभग परमाणु शक्ति से संपन्न हैं, तो बड़े पैमाने पर विनाश हो सकता है। प्राकृतिक आपदाओं ने भी मृत्यु दर को प्रभावित किया है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ है, सूखा पड़ जाता है, अतिवृष्टि हो जाती है, या किसी क्षेत्र में जो है ज्वालामुखी क्रियाएं हैं अगर वहाँ, या भूकंप है, तो इन क्रियाओं से भी मृत्यु दर प्रभावित होती है। तो ये कुछ मुख्य कारक रहे हैं जो मृत्यु दर को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो तीसरा मुख्य कारण है वो है मानव का प्रवास या स्थानांतरण। तो मानव प्रवास भी जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करने वाला एक बड़ा कारक है। जैसे कि अगर बात करें तो जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप हैं, ये नए महाद्वीप हैं। तो इनकी जब खोज हुई उसके बाद ही यूरोप महाद्वीप से लोग वहाँ जाकर बस गए, तो यूरोप से वहाँ प्रवास कर गए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में। ऐसे ही आज जैसे अगर कई अफ्रीकी देश हैं या दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं, वहाँ काफ़ी भारतीय लोग निवास करते हैं। तो किसी क्षेत्र से कितने लोग चले गए, अगर चले जाते हैं अधिक मात्रा में, तो वहाँ जनसंख्या है जो कम हो जाएगी, और उस क्षेत्र में कितने लोग उस जगह वापस आ गए। तो उत्प्रवास और आप्रवास, किसी स्थान पर आना या उस स्थान से अन्यत्र जाना, ये भी जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करते हैं। तो ये कुछ मुख्य कारक हैं जो जनसंख्या वृद्धि दर को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व में हम भूमि और मानव का जो अनुपात है, अर्थात कितने भूमि पर कितने मानव रहते हैं, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जो रहने वाले व्यक्तियों की संख्या है उसे
जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो जो घनत्व है, हमने देखा है कि जो विश्व में मैदानी भाग हैं या जहाँ जल की सुविधा है या कृषि की सुविधा अधिक है या जहाँ औद्योगिक विकास अधिक हुआ है, वहाँ सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो आज भी जनशून्य हैं या जनसंख्या की दृष्टि से विरल हैं, वहाँ बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। तो यहाँ कुछ घनत्व के प्रकार हैं, जिसमें गणितीय जनसंख्या घनत्व है। तो अधिकतर जो है यही जो घनत्व का प्रकार हम काम में लेते हैं, जिसे हम जनघनत्व कहते हैं। तो ये गणितीय जनसंख्या घनत्व है, जिसमें किसी क्षेत्र की जो है कुल जनसंख्या और उस क्षेत्र की जो कुल भूमि है अर्थात कुल क्षेत्रफल है, उसका जो अनुपात है वो गणितीय जनघनत्व होता है। दूसरा जो है वो आर्थिक या आंकिक घनत्व, इसमें किसी क्षेत्र की जो कुल जनसंख्या है उसके अनुपात में वहाँ कितने संसाधन हैं, तो कुल जनसंख्या बटे कुल संसाधनों का अर्थात जनसंख्या का संसाधनों पर कितना भार है, ये देखते हैं। तीसरा जो है कायिक घनत्व है, जिसमें कुल जनसंख्या की तुलना है वहाँ कृषि योग्य जो भूमि है वो कितनी है, ये कायिक घनत्व है। कृषि घनत्व में जो है वहाँ कृषि में जो लगी हुई जनसंख्या है अर्थात कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य करती है और उस क्षेत्र की जनसंख्या उस क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि कितनी है, तो ये कृषि घनत्व। तो यहाँ कायिक घनत्व और कृषि घनत्व में अंतर है। यहाँ देखिए कायिक घनत्व में तो क्या है कि कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि, तो यहाँ कुल जनसंख्या आ गई और उस क्षेत्र की में कृषि योग्य भूमि कितनी है। जबकि कृषि घनत्व में क्या है कि किसी क्षेत्र में कृषि में लगी हुई जनसंख्या और उस क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का अनुपात। अगला जो है पोषण घनत्व, इसमें कुल जनसंख्या और उस क्षेत्र में खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल। कुल कृषि योग्य भूमि नहीं है, यहाँ क्या है कुल जनसंख्या का अनुपात किससे देखते हैं कि वहाँ जो कृषि की जा रही है वहाँ खाद्यान्न जो फसलें हैं जिसमें अनाज आ गए और दालें, वो कितना है। तो ये कुछ घनत्व के प्रकार हैं, जिसमें से मुख्यतः जो हम काम में लेते हैं वो है गणितीय घनत्व, जिसमें कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। धन्यवाद।